मुंबई की गलियां हमेशा से एम्बिशियस क्रिमिनल्स का अड्डा रही हैं। 1970s और 80s में एक नाम सबके दिलों में डर पैदा करता था, माया डोलस। मुंबई अंडरवर्ल्ड में डोलस का सफर एम्बिशन, रूथलेसनेस और अंत में एक वायलेंट एंड की कहानी है। उसकी कहानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की ब्रूटल रियलिटी और इंडियन सोसाइटी पर उसके इम्पैक्ट की याद दिलाती है। एक गरीब इलाके में जन्मे डोलस हार्डशिप से अनजान नहीं थे। इजी मनी और पावर के लालच ने उन्हें पेटी क्राइम की दुनिया में खींच लिया। फियरलेसनेस और ब्रुटैलिटी के लिए जाने जाने वाले डोलस जल्द ही ऊपर चढ़ते गए। डोलस का नाम जल्द ही एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स और गैंग वॉर्स का पर्याय बन गया, जो मुंबई को परेशान करते थे। उनके शुरुआती दिन स्मॉल टाइम गैंग्स के साथ जुड़े थे, जहां उन्होंने अपने स्किल्स को निखारा और वायलेंस के लिए एक टेस्ट डेवलप किया। डोलस पावर चाहते थे और उनकी एम्बिशन उन्हें मुंबई अंडरवर्ल्ड के कुछ सबसे कुख्यात लोगों से मिलाती। यही एम्बिशन आगे चलकर उनकी डेस्टिनी तय करेगी और उनकी फेट पर मुहर लगाएगी। माया डोलस की जिंदगी ने एक सिग्निफिकेंट मोड़ लिया जब उन्होंने मान्या सर्वे के साथ हाथ मिलाया, जो मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक राइजिंग स्टार थे। सर्व, एक शार्प और एम्बिशियस गैंगस्टर, ने डोलस की पोटेंशियल को पहचाना और उन्हें अपने अंडर ले लिया। सर्वे के गाइडेंस में डोलस ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की वर्किंग सीखी, एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग और गैंग वॉरफेयर की बारीकियां समझी। सर्वे और डोलस ने मिलकर शहर को टेरराइज किया। उनका गैंग अपने ब्रेजन अटैक्स और रूथलेस एफिशिएंसी के लिए कुख्यात हो गया। उन्होंने एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को चैलेंज्ड किया, राइवल गैंग्स से लोहा लिया और अपने टेरिटोरी का विस्तार किया। इस जोड़ी के टेरर ने शहर को हिला दिया, जिससे वे लॉ एनफोर्समेंट के लिए प्राइम टारगेट्स बन गए और दूसरे पावरफुल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा। हर सक्सेसफुल ऑपरेशन के साथ डोलस की एम्बिशन बढ़ती गई। वह एक क्विक लर्नर और फियरलेस एनफोर्सर साबित हुए, जिससे उन्हें सर्वे का ट्रस्ट हासिल हुआ और वो उनका राइट हैंड मैन बन गए। हालांकि एम्बिशन और वायलेंस पर बनी उनकी पार्टनरशिप ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली थी। 1982 मुंबई अंडरवर्ल्ड में मान्या सर्वे की मौत के साथ एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया। सर्वे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, जिससे शहर के क्रिमिनल लैंडस्केप में एक खालीपन आ गया। अपने मेंटर की मौत से बेहद अफेक्टेड डोलस ने उनका बदला लेने की कसम खाई और जल्द ही गैंग की कमान संभाल ली। सर्वे के जाने के बाद डोलस को एक पावरफुल गैंग तो मिला, लेकिन साथ ही उनके एनिमीज भी मिले। वो अपनी पोजीशन को एक फोर्स के रूप में सीमेंट करना चाहते थे, जिसके साथ रेकन्ड किया जा सके। इसका मतलब था राइवल्स को खत्म करना और मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर डोमिनेंस स्थापित करना। उनकी रूथलेसनेस बीराइज की और उनकी एम्बिशन की कोई सीमा नहीं रही। डोलस का लीडरशिप स्टाइल सर्वे से बिल्कुल अलग था। जहां सर्वे अपनी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के लिए जाने जाते थे, वहीं डोलस इम्पल्सिव थे और वायलेंस पर यकीन रखते थे। उनका मानना था थ्रेट्स को स्विफ्टली और डिसाइसिवली एलिमिनेट करने में, और अक्सर कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक्सट्रीम मेजर्स का सहारा लेते थे। हालांकि ये तरीका शॉर्ट टर्म में इफेक्टिव था, लेकिन अल्टीमेटली यही उनकी डाउनफॉल का कारण बना। Section 4 Clash of the Titans, Dolas versus Dawood। माया डोलस के पावर में आने ने उन्हें दाऊद इब्राहिम के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ला खड़ा किया, जो मुंबई अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण के लिए होड़ में लगा एक और फॉर्मिडेबल गैंगस्टर था। डोलस और दाऊद के बीच राइवलरी लेजेंड बन गई, जो एम्बिशन, ईगो और पावर की प्यास के पोटेंट मिक्स से फ्यूल्ड थी। उनके क्लैशेस, ब्लडी शूटआउट्स और स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर्स के कारण लेजेंड बन गए। मान्या सर्वे का बदला लेने की चाहत रखने वाले डोलस दाऊद को अपना आर्च नेमेसिस मानते थे। उन्होंने हर मोड़ पर दाऊद के अथॉरिटी को चैलेंज किया, उनके डोमिनेंस के आगे झुकने से इनकार कर दिया। इस राइवलरी ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को डिस्टेबलाइज कर दिया। दोनों गैंग्स लगातार एक दूसरे को आउट मैन्यूवर करने और एलिमिनेट करने की कोशिश में लगे रहे।
डोलस और डावूड के बीच कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ टेरिटोरी या मनी के लिए नहीं था। यह सुप्रेमेसी की लड़ाई थी, आइडियोलॉजीज और पर्सनालिटीज का क्लैश था। अपने वॉलेटाइल टेम्पर और वायलेंस के प्रति प्रवृत्ति के साथ डोलस एक न्यू ब्रीड ऑफ गैंगस्टर को रिप्रेजेंट करते थे, जो स्टेटस क्वो को चैलेंज करने से नहीं डरते थे। सेक्शन 5, A Reign of Terror। हर गुजरते दिन के साथ माया डोलस ने मुंबई पर अपनी पकड़ मजबूत की। उनका गैंग, जो अपनी ब्रूटैलिटी और एफिशिएंसी के लिए जाना जाता था, क्रिमिनल एक्टिविटीज की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल हो गया। एक्सटॉर्शन रैकेट्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स और स्मगलिंग ऑपरेशंस उनके लीडरशिप में फ्लरिश्ड हुए। डोलस का नाम बिजनेसमैन और आम लोगों दोनों के दिलों में डर पैदा करता था। उनका रेन ऑफ टेरर लॉ के प्रति ब्लेटेंट डिसरिगार्ड की विशेषता थी। शूटआउट्स आम हो गए और मुंबई की सड़कें उनके राइवल्स और एनिमीज के ब्लड से लाल हो गईं। डोलस की ऑडेसिटी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इम्प्यूनिटी के साथ अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिया, लॉ एंड ऑर्डर के फैब्रिक को ही चैलेंज किया। अपनी रूथलेसनेस के बावजूद डोलस ने समाज के गरीब तबके के बीच एक रॉबिन हुड इमेज बनाई। वह अक्सर अपने इल गॉटन गेन्स का एक हिस्सा लेस फॉर्चुनेट लोगों में बांट देते थे, जिससे उन्हें उन लोगों का सपोर्ट और लॉयल्टी हासिल हुई जो उन्हें एक क्रिमिनल के बजाय एक प्रोटेक्टर के रूप में देखते थे। इस पैराडॉक्सिकल इमेज ने उनके प्रति पब्लिक परसेप्शन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। सेक्शन 6, The Walls Close In। माया डोलस का रेन ऑफ टेरर हमेशा के लिए नहीं चल सकता था। लॉ के प्रति उनका ब्रेजन डिसरिगार्ड और उनके हाई प्रोफाइल क्राइम्स ने उन्हें लॉ एनफोर्समेंट के लिए एक प्राइम टारगेट बना दिया। ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए बढ़ते दबाव में मुंबई पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स का गठन किया। डोलस और पुलिस के बीच कैट एंड माउस चेस इंटेंस हो गया। उनके हाइडआउट्स पर रेड्स किए गए और उनके इन्फॉर्मेंट्स के नेटवर्क को धीरे धीरे डिसमेंटल कर दिया। हालांकि डोलस हमेशा एक कदम आगे रहे, कैप्चर से बचने के लिए अपनी स्ट्रीट स्मार्ट्स और ब्रुटैलिटी पर निर्भर रहे। जैसे जैसे जाल बंद हुआ, डोलस इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड होते गए। लगातार पुलिस रेड्स और अपने ही लोगों द्वारा बिट्रेयल्स के प्रेशर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वह पैरानॉइड और अनप्रिडिक्टेबल हो गए। असली और काल्पनिक दोनों तरह के परसीव्ड एनिमीज पर लैश आउट करने लगे। कभी दहशत का पर्याय रहे गैंगस्टर अब हंटेड मैन बन चुके थे।